क्या आपने कभी सोचा है हम जिन इतिहास की किताबों को पढ़ते हैं, क्या वही असली भारत है? किताबों में तो बस राजाओं की युद्ध, कहानियां, तारीखें और नाम दर्ज होते हैं, लेकिन असली भारत तो उन गलियों में बसा है, जहां हर पत्थर अपनी कहानी कहता है। आप सोच सकते हैं, इतिहास का असली चेहरा कैसे पता चले? चलिए, आपको एक किस्सा सुनाता हूं। बिहार के एक गांव में खुदाई के दौरान मिले मिट्टी के बर्तन, जिन पर खुदे चित्र बताते हैं कि वहां के लोग 3000 साल पहले भी रंगोली बनाते थे। यहां एक टेक्निकल टर्म है ओरल हिस्ट्री, यानी मौखिक परंपरा, और दूसरी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, यानी पुरातात्विक प्रमाण। दोनों मिलकर बनाते हैं वो भारत जो किताबों से बाहर है। तो सवाल उठता है, क्या हमें सिर्फ किताबों पर भरोसा करना चाहिए, या उन कहानियों पर भी जो दादी नानी ने सुनाई है? आपके गांव में कौन सी कहानी सबसे ज्यादा सुनाई जाती है? लोककथा यानी फोकलोर एक तकनीकी शब्द है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज की स्मृति होते हैं। दूसरी ओर मिथक यानी मिथोलॉजी, जिनमें छुपे हैं मूल्य, डर और उम्मीदें। अब आप सोच रहे होंगे, कहानियों में विज्ञान कहाँ? तो सुनिए, छत्तीसगढ़ की एक कथा में बाघ मानव का जिक्र है। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये दरअसल एक जेनेटिक म्यूटेशन यानी जीन में बदलाव का केस था, जिससे किसी इंसान में बाघ जैसी त्वचा बन गई थी। किताबों में ये बातें नहीं मिलती, लेकिन गांवों की लोक कथाएं समाज के विज्ञान और मनोविज्ञान की सबसे बड़ी किताब है। तो अगली बार जब आप किसी लोक कथा को सुने, तो ध्यान दीजिए, उसमें छुपा है इतिहास का वो पहलू जो कभी किताबों में नहीं आया। क्या आपने कभी राजस्थान की ब्लॉक प्रिंटिंग या मणिपुर की थांगा पेंटिंग देखी है? हस्तशिल्प यानी क्राफ्ट्स और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी वो तकनीकी शब्द हैं जो गांवों की कारीगरी को दर्शाते हैं। अब सोचिए, क्यों हर गांव की कला अलग है? क्योंकि उसमें छुपा है वहां की मिट्टी, पानी, मौसम और लोकजीवन का मेल। एक बार मैंने पश्चिम बंगाल के एक गांव में बांस से बनी नाव देखी। वहां के लोग इसे सांझी कहते हैं, और ये नाव बिना कील के बनती है इंजीनियरिंग का अनूठा उदाहरण। तो क्या हम इन कलाओं को सिर्फ हस्तशिल्प कहकर भूल सकते हैं, या इनमें छुपे विज्ञान और संस्कृति को जानना चाहिए? क्या आप जानते हैं, खिचड़ी हर राज्य में अलग बनती है। कुलिनरी डाइवर्सिटी यानी भोजन की विविधता भारत की अनूठी पहचान है। दूसरी ओर फूड एंथ्रोपोलॉजी यानी भोजन का सामाजिक अध्ययन बताता है कि खाने का तरीका समाज की संरचना तय करता है। अब आप सोच रहे होंगे, खिचड़ी में इतिहास कहां से आ गया? तो सुनिए, पुरानी पांडुलिपियों में खिचड़ी का जिक्र मिलता है। मूल काल में इसे खिचड़ी कहा जाता था, और इसमें सूखे मेवे डाले जाते थे। आज भी बंगाल में भोगेर खिचड़ी, गुजरात में खिचड़ी और दक्षिण में पोंगल, तीनों एक ही व्यंजन के अलग रूप हैं। तो अगली बार जब आप थाली में खिचड़ी देखें, याद रखिए, सिर्फ खाना नहीं, इतिहास की थाली है। क्या दीपावली सिर्फ पटाखों और मिठाइयों का त्योहार है? फेस्टिवल एंथ्रोपोलॉजी यानी त्योहारों का समाजशास्त्र, और एक और शब्द रिचुअल टेक्नोलॉजी यानी परंपराओं के पीछे की तकनीक। अब आप सोचेंगे, त्योहारों में तकनीक? चलिए एक उदाहरण देता हूं। छठ पूजा में सूर्य की दिशा और जल के स्तर का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। ये परंपरा नहीं, खगोल विज्ञान और जल विज्ञान का कमाल है। किताबें त्योहारों को सिर्फ रीति रिवाज बताती हैं, मगर असली भारत में ये विज्ञान और प्रकृति के साथ सामंजस्य के प्रतीक है। तो अगली बार त्योहार मनाएं तो सोचिए, कहीं उसमें छुपा विज्ञान तो नहीं। क्या आपको पता है, भारत में 19,500 मातृभाषाएं बोली जाती हैं? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी यानी भाषाई विविधता, और दूसरी ओर कोड स्विचिंग यानी एक वाक्य में 2-3 भाषाओं का इस्तेमाल। अब आप सोच सकते हैं, इतनी भाषाएं कैसे संभलता होगा भारत? उत्तर प्रदेश के एक गांव में मैंने सुना, एक ही परिवार में 3 भाषाएं बोली जाती हैं, हिंदी, अवधी और भोजपुरी। किताबें तो बस 22 आधिकारिक भाषाओं की बात करती हैं, लेकिन असली भारत तो उन बोलियों में बसा है जो सिर्फ बोलकर जिंदा है। तो क्या हमें सिर्फ लिखी भाषा को ही महत्व देना चाहिए, या बोलचाल की भाषा को भी? क्या आपने कभी सोचा है, गांव के लोग शहर क्यों जाते हैं? रूरल टू अर्बन माइग्रेशन यानी गांव से शहर की ओर पलायन, और दूसरा शब्द अर्बनाइजेशन शॉक यानी अचानक शहरी जीवन को अपनाने की चुनौती। अब आप पूछ सकते हैं, क्या गांव छोड़ना वाकई जरूरी है? 2011 की जनगणना के मुताबिक हर साल 90 लाख लोग गांव से शहर जाते हैं, रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन की तलाश में। लेकिन इसका असर सिर्फ परिवार पर नहीं, संस्कृति और रीति
रिवाजों पर भी पड़ता है। गांव की होली शहर में कलरफुल इवेंट बन जाती है। तो क्या शहरीकरण से असली भारत खो रहा है या नया भारत बन रहा है? क्या आपको लगता है किताबों में महिलाओं की असली भूमिका दिखाई देती है? फेमिनिस्ट हिस्ट्री यानी नारीवादी इतिहास, और दूसरा शब्द जेंडर रोल्स यानी समाज में स्त्री पुरुष की भूमिकाएं। अब आप सोच रहे होंगे, इतिहास में महिलाओं का जिक्र क्यों कम है? असल में गांवों की महिलाएं खेती, कुटीर उद्योग और लोक कला की असली धुरी हैं, लेकिन किताबों में सिर्फ रानियों का उल्लेख मिलता है। मुझे याद है, झारखंड के एक गांव में महिलाओं का महिला मंडल पूरे गांव की अर्थव्यवस्था चला रहा था, लेकिन उनकी कहानी किसी पाठ्यपुस्तक में नहीं। तो क्या हमें इतिहास की किताबें फिर से लिखनी चाहिए या गांवों की महिलाओं की असली कहानियां खुद ढूंढनी चाहिए? क्या आपने कभी सोचा, बाढ़ या सूखे के समय गांव के लोग क्या करते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन, और दूसरा शब्द इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स यानी स्थानीय ज्ञान। अब आप पूछ सकते हैं, सरकारी राहत ही काफी नहीं? बिहार के गांवों में बाढ़ के समय बांस की नावें, छतों पर अनाज सुखाने की तकनीकें, ये सब किताबों के बाहर का विज्ञान है। सरकारी रिपोर्ट्स में तो बस आंकड़े होते हैं, लेकिन असली संघर्ष उस लोकल ज्ञान और सहयोग में है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो क्या हमें इन तकनीकों को अपनाना चाहिए या सिर्फ किताबों के नियमों पर भरोसा करना चाहिए? क्या असली भारत सिर्फ परंपराओं में कैद है या बदल भी रहा है? सोशल इनोवेशन यानी सामाजिक नवाचार, और एक और शब्द हाइब्रिड कल्चर यानी मिश्रित संस्कृति। अब आप सोच रहे होंगे, क्या गांव में भी बदलाव संभव है? झारखंड के एक गांव में महिलाओं ने डिजिटल बैंकिंग अपनाई, परंपरा और तकनीक का संगम। किताबों में तो या तो परंपरा है या बदलाव, लेकिन असली भारत दोनों को जोड़ता है, पुराना भी नया भी। तो अगली बार जब आप भारत को देखें, याद रखिए वो भारत जो किताबों में नहीं, लोगों की जिंदगी में छुपा है।